प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक कहानी यह भी, जो मनु भंडारी द्वारा रचित है, इसका वाचन करेंगे, इसको समझेंगे। एक कहानी यह भी, इसमें मनु भंडारी ने अपने जीवन के बारे में बताया है और इसके लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान भी मिला। शुरू करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी लेखिका ने बताया है कि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में एक जगह थी, भानपुरा गांव है, जो अपने जीवन परिचय में भी देखा होगा। वहाँ पे जन्मी, लेकिन वो उनका बचपन जो था वो अजमेर में से शुरू हुआ। अजमेर में एक ब्रह्मपुरी मोहल्ला था। उनके पिताजी को एक बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसके कारण उनका परिवार वहाँ से इंदौर छोड़कर यहाँ अजमेर आ गया था। और बता रही कि जिस तरह से उन अजमेर में ब्रह्मपुरी मोहल्ला था और उसमें ऊपर की जो मंजिल थी उसमें उनके पिताजी रहते थे, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। यानी कहना क्या चाह रही है कि जो उनके पिताजी है ना, ऊपर वाली मंजिल में रहते थे और वहाँ पे उनका जो कमरा था वो अव्यवस्थित था। यानी वहाँ पर उनमें किताबें, अखबार ऐसे बिखरे पड़े रहते थे। वो या तो उनको पढ़ते रहते थे या उनमें कुछ ना कुछ मार्क करते रहते थे। ठीक है। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। यानी उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है कि उनकी माँ किस प्रकार की थी। बिल्कुल मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सुबह से शाम तक बच्चों की और अपने पति की इच्छाओं के अनुसार कार्य करती रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस से तात्पर्य आज की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। कांग्रेस जो उस समय आज़ादी के आंदोलन के लिए सक्रिय संस्था थी, उससे मतलब है। यहाँ शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि पिताजी किस प्रकार के थे। पहले उनके पिताजी काफ़ी अच्छे थे और इंदौर में रहते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तो इन गुणों के भग्नावशेष बचे हुए गुण को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। उनको आर्थिक नुकसान हुआ, इसके कारण वो इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। यानी उनको पैसा नहीं मिला, उससे यश मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। यानी उन कहना चाह रही हैं लेखिका कि उनके पिताजी थे तो बहुत ही सकारात्मक, अच्छे थे, लेकिन इस समय उनकी जो आर्थिक स्थिति जो खराब थी, इसके कारण उनके जो अच्छे जो पहलू थे वो भी कमज़ोर पड़ने लग गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात की तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कँपाती थरथराती रहती थी। यानी वो आर्थिक संकट से तो थे ही उनके पिताजी, उनकी माँ पर भी गुस्सा करते रहते, क्रोध करते रहते, तो उनकी माँ बेचारी काँपती रहती, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी जिन्होंने आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी
उसकी चपेट में आते रहते थे। यानी वो कह रही हैं कि उनके पिताजी जो अच्छे थे लेकिन बाद में इस तरह के हो गए कि कभी भी किसी पर भी वो गुस्सा करते थे। अब ये इतनी बातें जो है, इससे एक प्रश्न बन सकता है कि लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उनकी माता का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया। अब लेखिका कह रही है कि मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि पिताजी की बातें, मैं इसलिए भी देखना चाह रही हूँ कि उनमें से कौन कौन सी बातें मुझ में भी आई हैं। मैं काली हूँ, मतलब अपने रंग के बारे में कह रही है। बचपन में दुबली और मरियल भी थी, मतलब पतली सी थी, सांवली सी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, मतलब गोरा रंग उनको पसंद था, पिताजी को गोरे रंग के बच्चे पसंद थे, जबकि मैं सांवली थी और दुबली पतली थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी, ग्रंथ में गांठ पैदा कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। लेखिका कह रही कि उनकी जो बहन थी जिसका नाम था सुशीला, उनसे 2 साल बड़ी थी और वो गोरी थी, स्वस्थ थी, और उनके पिताजी उसको ज़्यादा पसंद करते थे। तो लेखिका ने कहा कि मैं जो सम्मान जो मुझे मिलना चाहिए था वो सम्मान मुझे मिला, लेकिन उसके बाद भी मैं उस चीज़ से उबर नहीं पाई कि मेरी जो बहन है वो, उनको पिताजी ज़्यादा स्नेह देते थे। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। यानी लेखिका ने अपने मन में जो हीन भावना, उसका कारण बताया कि उनके पिताजी उनको बचपन में पसंद नहीं करते थे। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, यानी वो जो भी सफलता उन्हें मिली उनको लगता है कि तुक्के से ही मिली है। पिताजी के जिस सच्चे स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यवस्था से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती, वे तो न जाने कितने रूपों में हैं, मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। लेखिका ने कहा कि मैं होश संभालने के बाद, जब से समझदार हुई, मेरे पिताजी से किसी न किसी बात पर तकरार ही होती थी, चलती ही रहती थी। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। लेखिका ने कहा है कि जो बातें हैं जो हमारे मन में शुरू से बैठ जाती हैं वो कभी भी दूर नहीं हो पाती हैं। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, मतलब धरती से भी ज़्यादा सहन शक्ति बताई है अपनी माँ में, धैर्य और सहन शक्ति। धरती कितना सहती है, हर काम हम धरती पे करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, मिट्टी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन धरती सहन शक्ति रखती है। तो उन्होंने अपनी माँ को धरती से भी ज़्यादा सहनशील बताया है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। मतलब कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये ला के दो, बस केवल अपने परिवार के लिए वो हमेशा काम करती रहती थी, उस परिवार को दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग
कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी वो कह रही हैं कि हम भाई बहन जितने भी थे सारे हम माँ से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो माँ जो डरी डरी रहती थी, हमेशा पिताजी की आज्ञा का पालन, केवल रसोई में लगे रहना, तो वो मुझे मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से मैं भी बनूं। न उनका त्याग और न ही उनकी सहिष्णुता, ये मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस तरह की मैं बनूं। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। वो कह रही कि अब मैं अपने पिताजी की और माँ की सारी बात कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बातें बताना चाह रही हूँ। भाई बहनों में सबसे छोटी मैं सबसे बड़ी बहन की शादी में शायद 7 साल की थी। वो कहते 5 भाई बहन थे हम और मैं सबसे छोटी थी, और सबसे बड़ी बड़ी बहन की शादी में मैं 7 वर्ष की थी, और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी सुशीला बहन सुशीला और मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खिलौने, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों की ब्याह रचाई। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यों खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, हमारी सीमा थी ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जो भी हमने खेल खेले ना, घर के बाहर खेले, हमारी कोई सीमा नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था, उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। एक बात लेखिका ने कही कि आज के समय में और पहले के समय में जो परिवर्तन है बच्चों के खेलने में, कि पहले आज बच्चा अपने घर तक है, घर तक सुरक्षित माना जाता है, मोहल्ले में भी उसको सुरक्षित नहीं माना जाता। लेकिन पहले जब बच्चा के मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर खेल रहा है, तो वहाँ तक वो सुरक्षित माना जाता था। इसलिए मोहल्ले में कहीं तक खेलने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, और वहाँ तक बच्चा सुरक्षित माना जाता था। और अगर मोहल्ले में कहीं खेल रहा है तो ये माना जाता था वो अपने घर में ही खेल रहा होगा। और बहुत सारे लेखिका ने काम बताया कि हमने क्या क्या खेल वहाँ खेले थे। आगे देखेंगे। बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। लेखिका ने कहा कि आज जो बच्चे फ्लैट में रह रहे हैं, वो किस प्रकार से हैं और हम लोग किस प्रकार से रहते थे, ये बात उन्होंने दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। और बताया कि मेरी शुरुआती जो कहानियाँ थी, उनमें जो पात्रों के नाम थे ना, वो लगभग 1 दर्जन नाम मैंने इसी मोहल्ले के व्यक्तियों के नामों से उठाए हैं। जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब जो महाभोज उपन्यास के में मुख्यमंत्री होते हैं, दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए ही आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यह लेखिका कहना चाह रही हैं कि उनका एक उपन्यास था महाभोज, जिसमें एक मुख्यमंत्री होते हैं जिनका नाम था दास साहब। तो जो दास साहब थे वो उसी मोहल्ले के एक व्यक्ति थे, और उन्हीं को उन्होंने दास साहब नाम से मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ महाभोज उपन्यास में दिखाया है। तो कुल मिला के इस मोहल्ले के जो व्यक्ति थे, उनके उपन्यासों में, उनके कहानियों में पात्र भी बने, वो नाम पात्र के रूप में रखा गया। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष, और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं क्लास पास करना, और 16 वर्ष की उम्र होते उसकी विवाह कर दिया जाता था। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली, 1944 में, और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, क्योंकि सब चले गए इसलिए वो छोटी बची,
तो उस पर ध्यान आया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था मैं रसोई से दूर रहूं। यानी जिस उम्र में लड़कियों को सिखाया जाता कि इस प्रकार से रसोई में काम करो, ये सीखो ये सीखो, पिताजी कहते रसोई से बिल्कुल दूर रहो। रसोई को भटियार खाना कहते थे। ये प्रश्न बन सकता है रसोई को क्या कहते थे और क्यों कहते थे भटियार खाना? क्योंकि वहाँ मतलब भट्टी है, एक तरह से आग जलती रहती है और कुछ नहीं होगा, भटियार खाना कहते थे। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। पर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। यानी बहस पिताजी करते रहते थे, कभी किससे, तो मैंने वो चीज़ उनसे सीखी। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कहते। वे चाहते थे मैं भी वहाँ बैठूँ, सुनूँ और जानूँ कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में भी हो तो कुछ रहा था, हो भी तो कुछ कितना कुछ रहा था। मतलब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। सन 42 के आंदोलन से के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, मतलब खून खोल रहा था देश का कि आज़ाद होने के लिए प्रयासरत थे सब। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। आक्रांत मतलब डरा हुआ रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव की, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। ध्यान रखेंगे, इसमें एक शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व भी उभर कर आता है इस आत्म परिचय में। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। ककहरा सीखा मतलब शुरुआत की पढ़ाई की, अब कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन? शीला अग्रवाल। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। हिंदी की थी वो अध्यापिका। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की तो 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अगे यशपाल भगवती चंद वर्मा तक फैल गई। यानी शरद चंद और प्रेमचंद को पढ़ती थी और बाद में धीरे धीरे जैनेन्द्र अगे यशपाल भगवती चंद वर्मा की रचनाएं भी पढ़ने लग गई और फैलती ही चली गई। उसमें जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। जैनेन्द्र का उपन्यास था सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी, ये भी उपन्यास था, ये भी पढ़ा पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। वो मतलब जो उपन्यास था कौन सा, शेखर एक जीवनी, वो ज़्यादा समझ नहीं पाई क्योंकि आगे की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट थी। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। नदी के द्वीप ये भी उपन्यास है उनका, वो पढ़ा और उसके बाद शेखर एक जीवनी को फिर से पढ़ लिया, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर पर बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। यानी उनका जो खून था वो गर्म हो गया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं
तक यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, यही थी उनकी आज़ादी, आगे कुछ नहीं करना। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, यहाँ पिताजी और उनके बीच में टकराव है। यानी वो कह रही हैं कि पिताजी ने उनको केवल एक नामात्र की आज़ादी दी थोड़ी सी, और पिताजी आगे उसको इस हद तक सहन नहीं कर सकते थे कि वो आज़ादी के लिए आंदोलन करे। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो सकता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र यादव, जिनसे मनु भंडारी का विवाह हुआ, वो भी हिंदी के एक बड़े लेखक हैं। तो कहा कि पिताजी से जो टकराव शुरू हुई ना, वो राजेंद्र यादव से शादी करने तक हुई, क्योंकि वो भी अंतर्जातीय विवाह था। यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यहाँ लेखिका के घर एक पत्र आता है कॉलेज से कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया लौटकर जब बहुत गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन तब माँ ने आकर कहा वे तो बहुत खुश हैं, चली चल। तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों की सारों पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूं, लेकिन वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। मतलब पिताजी बड़े खुश थे। एक और घटना आज़ाद हिंद फौज का मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर जा आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। मतलब पिताजी को कहा क्या, अरे उस मनु की तो मति मारी गई है। भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर आप देखते आप कैसे, आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घर की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। देखो ये एक दूसरा व्यक्ति कह गया और पिताजी कह रहे हैं। इस सबसे बेखबर में रात को घर लौटी तो पिताजी एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, सब अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते चले जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का असंतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर
माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई और मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था कि उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर के जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्द्वंद्वों के बीच जीते थे वे। मतलब पिताजी अंतर्द्वंद में कभी क्या करें क्या नहीं करें इस संकोच में थे, अंतर्द्वंद में जीते रहते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही उत्सर्जकता। पर यह क्या संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था? इन दोनों का रास्ता तो टकराहट का ही था। सन 47 के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। कौन सी खुशी? और यह खुशी थी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। ये उनकी सबसे बड़ी खुशी थी क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो इसमें काफ़ी कुछ आपने समझा होगा, इसको आप वाचन करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।